नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों के लिए ऐतिहासिक दिन, जबकि आज शुरुआती कारोबार में ही मार्केट्स ने अपना नया ऑल टाइम हाई जो है वो हिट किया। और मेजरली आज फर्स्ट हाफ में तो फिर भी बाजार में बहुत सारे सेक्टर्स, बहुत सारे शेयर्स परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन सेकेंड हाफ तक आते आते ड्राइविंग सीट पर सिर्फ एक ही शेयर रहा, देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज। एक तरफा कंट्रीब्यूशन रिलायंस इंडस्ट्रीज का, इसीलिए आज मिड कैप भी बैकफुट पर था, स्मॉल कैप भी बैकफुट पर था। आज मेजरली सभी सेक्टर्स की तरफ से उतना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, लेकिन रिलायंस अकेला बाजार के 100 अंकों की तेजी में करीब करीब 90 अंकों का कंट्रीब्यूशन रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से आ रहा था। 80,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप सिर्फ रिलायंस की ही आज के सत्र में ऐड होते हुए दिखाई पड़े। रीजन भी है, जेफरीज की एक रिपोर्ट थी जिन्होंने इसमें 2580 रुपए के टारगेट दिए थे, और उस टारगेट के बाद, उस रिपोर्ट के बाद बाजार ने बहुत ही बुलिश साउंड किया, बहुत ही बुलिश टोन पर इसको लिया, जिसका इंपैक्ट यहां पर देखने को मिला। तो ओवरऑल एक मार्केट में जो आज मूव था उसमें मेजरली रिलायंस का कंट्रीब्यूशन, लेकिन हाँ, निफ्टी का मूड, माहौल, सेंटीमेंट जो है वो थोड़ा बेटर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और वो शायद ब्रोकर्स मान भी रहे हैं कि आज भले ही तेजी है और थोड़ी सी फिजल आउट हो गई हायर लेवल से, बाकी सेक्टर बैकफुट पे आ गए, लेकिन आगे अभी भी तेजी बनी रहेगी। अंडरलाइंग मार्केट तेज है, खास तौर से यूएस मार्केट बंद है मंडे को, तो 2 दिन के लिए इसलिए भी थोड़ा सा फिजल आउट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है मार्केट को, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शायद यहाँ से तेजी ही बनते हुए दिखाई पड़े। हाँ, आज की तेजी से पहले कुछ आंकड़े आप जरूर समझ लीजिए। अब तक निफ्टी में तो भले ही पिछली हाई से लेके हाई तक कोई खास रिटर्न ना हो, लेकिन हाँ, मिड कैप स्मॉल कैप में जोरदार तेजी रही है। 20% करीब स्मॉल कैप चला है, और रफली 10% के आसपास मिड कैप में भी तेजी देखने को मिली है। मेटल 42% के आसपास चले हैं, पावर 20% चला है, सीपीएससी 12-12.5% के आसपास इंडेक्स चला है, और उसके अलावा बैंकिंग अब तक 6-6.5% निगेटिव रहा है, रियल्टी भी 6.5% निगेटिव रहा है। तो कुछ सेक्टर अभी भी चले नहीं हैं, कुछ सेक्टर अभी चल रहे हैं, और ऑब्वियसली बात है नया हाई तो बनता हुआ दिखाई पड़ा है, तो अभी भी जानकारी मान रहे कि शायद और तेजी बनते हुए दिखाई पड़े। हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और कुछ सवालों को शामिल कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास है वो है एफएल इंडिया का। एफएल इंडिया पे श्री शैल जी पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए। सर, सबसे पहले एफएल के नंबर्स आने वाले हैं, तो आप नंबर्स को क्रूशली वॉच करिएगा। सैटरडे को नंबर आएंगे, अनुमान है मार्केट में कि अच्छे नंबर आएंगे। वैसे तो इसके बाजार में फ्लोट है नहीं, तो इसीलिए शेयर का दाम भी ठीक ठाक ही है, और आगे भी इक्विटी फ्लोट है नहीं, तो बहुत ज़्यादा सेलिंग, हाई इंटेंसिटी की सेलिंग एटलीस्ट आप एक्सपेक्ट ना करके चलें। तो नंबर्स पहली चीज़ है, उसको आप देखिए, सैटरडे को नंबर है, और उसके बाद क्या आंकड़े आते हैं, क्या आउटकम होता है, क्या बोलते हैं ब्रोकर्स, डीलर्स, उसके बाद इसके ऊपर हम ज़्यादा बेहतर राय आपके सामने रख पाएंगे। अच्छा, तुषार मोदी साहब पूछ रहे हैं, आप 20 साल के लिए एशियन पेंट्स, एस्ट्रल पॉली, ब्रिटानिया, अमृतांजन, HUL, ब्रिटानिया, बालकृष्ण सॉरी, ये रखना चाह रहे हैं। सर, एशियन पेंट्स ज़रूर, एस्ट्रल पॉली 20 साल नहीं, लेकिन हाँ ठीक ठाक है, होल्ड कर सकते हैं। ब्रिटानिया ज़रूर, अमृतांजन ठीक ठाक है, एस्ट्रल पॉली की तरह ही, HUL ऑब्वियसली, और बालकृष्ण भी ऑब्वियसली, लेकिन इस सब में से एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मेजर रुझान आपका कंजम्पशन पर है। एशियन पेंट्स, अमृतांजन, ब्रिटानिया, HUL, ये सारे कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरीज हैं। स्टोरी अच्छी है, लेकिन डाइवर्सिफाई थोड़ा सा कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैसे सारे स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं। अच्छा, अजहर मुल्ला साहब पूछ रहे हैं, इन्फोसिस को कितना टाइम होल्ड करना चाहिए। सर, इन्फोसिस तो लेजेंडरी स्टॉक है, आप खुद ही समझिए इसको। 1993 में IPO आया था, उस समय के 10,000 रुपये शायद आज 8 करोड़ रुपए बन चुके होते हैं, अगर आप उस समय से इसमें बैठे होते तो। इस तरह की आप रणनीति रखिए। देश की दूसरी सबसे बड़ी IT कंपनी के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो अपनी रणनीति आप अकॉर्डिंगली रखेंगे ना। 2-4 दिन, 2-4 महीने, 2-4 हफ्ते के लिए रखने लायक स्टॉक नहीं है ये। आप इसे होल्ड करिए, बहुत पैसा बना कर देगा। 600 रुपये इसने कुछ समय पहले जब ऑडिटर की खबरें आई थी तब बनाया था, और आज आपके सामने है, 3 गुना हो चुका है वहाँ से। तो आप इस तरह की किसी भी नेगेटिव फॉल में इसको एक्यूमुलेट करिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। टाटा स्टील, BSL, आलोक जी, एक ही प्रॉब्लम है कि ये साइकिल के साथ चलने वाला स्टॉक है। आप इसमें 2 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। टाटा स्टील के साथ विलय होगा इसका, और उस विलय का जो स्वैप रेशियो है वो है 1 के बदले में 15। तो आपको टाटा स्टील अगर 1500 दिख रहा है, तो आपको टाटा स्टील BSL का दाम 100 रुपये दिखना चाहिए।
अब टाटा स्टील क्योंकि 1500 नहीं है, तो एडजस्टमेंट के हिसाब से या तो टाटा स्टील बीएसएल को नीचे आना चाहिए या टाटा स्टील को ऊपर जाना चाहिए। तो आप अकॉर्डिंगली इसमें रेशियो को प्ले करिएगा। फेयर वैल्यू अब नहीं है, पहले एक टाइम पे बहुत फेयरली वैल्यूड था, अब हाईली ओवर वैल्यूड है, तो अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकता है। अच्छा, आयशर मोटर पे शब्बीर साहब, ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट थी, 3200-3300 के टारगेट्स आए थे, रिसेंटली बहुत चला था तो थोड़ा कूल ऑफ हुआ है, लेकिन वैसे आप होल्ड कर सकते हैं। 3200-3300 बोल रहे हैं ब्रोकर्स, अगर तो कुछ सोच के बोल रहे होंगे। एक रिपोर्ट सिर्फ सीएलएससी की थी 2600 रुपये के लिए, तो आप बने रह सकते हैं। कंसेंसस ही रिपोर्ट सारी जो है वही 3200-3300 के आसपास की, तो आप बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। सन फार्मा पे विकास साहब, आप रिपोर्ट्स जो आई थी उसमें 704 और 800 रुपये की रिपोर्ट्स थी। आज सुबह गौरांग शाह भी बहुत बुलिश हैं, उनका भी कहना है कि अच्छा है, बस एक हलोल प्लांट को लेकर थोड़ा इशू है, वो अगर क्लियर मिल हो जाता है तो सही रहेगा। नंबर्स ठीक ठाक थे इस क्वार्टर में, इंडियन बिजनेस ने अच्छा परफॉर्म किया, इंटरनेशनल बिजनेस थोड़ा ढीला रहा था, अगर वो सपोर्ट मिल जाता है तो और बेहतर हो सकता है, तो आप बने रहें। वैसे भी फार्मा में 2 ही शेयरों ने नहीं चले हैं, या तो नोवार्टिस या सन फार्मा, तो आप इन दोनों में से किसी पे भी नज़र बना के रख सकते हैं। टाटा एलेक्सी को लेकर एक सवाल अभी बीच में मैंने कहीं पढ़ा था। सर, टाटा एलेक्सी 800 शेयर, हाँ 800 रुपये पे 120 शेयर है। केतव साहब, आपने जिस दाम पर खरीदारी की है वो दाम मुझे याद है 3 क्वार्टर पहले आया था, और उस समय पर इस कंपनी ने नंबर्स में टर्न अराउंड दिया था, जिसके बाद से ये चलना शुरू हुआ और रुका ही नहीं। आपके पास जिस क्वांटिटी और जिस क्वालिटी पे माल है, जिस पे आपने खरीद रखा है, वो एक्सेप्शनली वेल है। आप बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है इस कंपनी के साथ। बहुत अच्छा आउट परफॉर्मर रहा है, 3 क्वार्टर से बहुत कंसिस्टेंट नंबर दे रहा है, और ऑब्वियसली बात है पेडिग्री भी स्ट्रांग है, टाटा ग्रुप की कंपनी है, तो आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है इस कंपनी के साथ। आगे बढ़ते हैं, और अरविंद को लेकर 2 दिन से सवाल आ रहे हैं। सर, अंश ढांडा साहब, मैंने अरविंद के नंबर लिटरली देखे नहीं है, मैं इसलिए माफ़ी चाहूँगा। अरविंद स्मार्ट स्पेस के नंबर तो आज आए थे, लेकिन अरविंद लिमिटेड के नंबर नहीं देखे मैंने, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। अरविंद पहले एक बार को बहुत वैल्यू था उसके अंदर, जब उसके अंदर तीनों कारोबार होते थे। अभी धीरे धीरे कारोबार डिमर्ज कर दिए, रिटेल के अंदर हैं और टेक्सटाइल के अंदर हैं। अब कितने हद तक कौन सा कारोबार कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है कुछ भी कहना मुश्किल है, इसलिए मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आगे बढ़ते हैं, और यस बैंक, यादव साहब, इसके बारे में मैं क्या बताऊँ। यस बैंक, जब तक नंबर्स कंसिस्टेंटली बेटर नहीं होंगे तब तक आप इसमें इन्वेस्ट मत करिएगा लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए आप लेकर बैठे हैं, आपके पास फंस गया है तो कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कंसिस्टेंटली नंबर्स बेटर नहीं होंगे तब तक आप इसे अवॉइड ही करिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कोई ब्रोकर इसको फिलहाल कवर नहीं करता। इसके अलावा BPCL 1000 शेयर, संतोष जी, इसमें डिविडेंड है 58 रुपये पर शेयर का, तो आपको पता ही होगा। आज एक सुबह खबर भी आई थी कि FDI नियमों में बदलाव हो सकता है, लक्ष्मण जी ने एक्सक्लूसिव खबर दी थी। FDI नियमों में बदलाव करने के बाद BPCL बेच सकते हैं, तो ये खबर अच्छा ट्रिगर तो है इसके लिए। मतलब मान के भी चल रहे हैं ब्रोकरेज हाउसेस भी कि यहाँ पर शायद गवर्नमेंट इसको बेच ही देगी 2 क्वार्टर के अंदर, और अगर उस समय पर कोई इन्वेस्टर आता है तो मुश्किल होगी। अगर कोई नया मालिक आके इस कंपनी को चलाता है तो सिचुएशन कुछ और होगी। तो 2 तरह से आप इसको देखिए, अगर लंबी अवधि में है तो इन्वेस्टर आए तो ठीक नहीं है, अगर कोई बड़ी कंपनी आके इसे खरीदती है और चलाना शुरू कर देती है तो बेहतर है। और डिविडेंड अच्छा है, डिविडेंड के बावजूद इस पे 485 रुपये के टारगेट्स हैं एक्स डिविडेंड, यानी डिविडेंड हटाकर, तो आप उसके हिसाब से भी देख सकते हैं। मेजर ब्रोकर हाउसेस पॉजिटिव है इसके ऊपर। अच्छा, इसके अलावा लक्ष्मी ऑर्गेनिक एंड रेमंड एंड वेल्सपन कॉर्प शॉर्ट टर्म। पटेल साहब, शॉर्ट टर्म मार्केट में ट्रैक नहीं करता, माफ़ी उसके लिए, लेकिन लक्ष्मी ऑर्गेनिक के वैसे नंबर्स ठीक आए थे और ब्रोकरेज मान भी रहे हैं कि इसके एवेन्यूज़ गोइंग फॉरवर्ड बेहतर हैं, तो आप इस हिसाब से देख सकते हैं। रेमंड और वेल्सपन कॉर्प में, वेल्सपन कॉर्प जिस सेक्टर में उसमें जिंदल सौ ज़्यादा अच्छा है, और रेमंड में तो टेक्सटाइल में ऑब्वियसली बात है बहुत अच्छे अच्छे नाम इसके अलावा भी हैं, तो कहना मुश्किल है शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन हाँ मीडियम टू लॉन्ग टर्म 2 नाम आपको बता दिए आ चुके हैं। अच्छा, कनौरिया केमिकल, अंकुर साहब, इसके बारे में इसके नंबर्स को मैं देख रहा था, नंबर से कोई बहुत बड़े फायरवर्क तो मुझे उम्मीद नहीं दिख रही थी, इसीलिए मैंने इसको स्किप किया था कुछ टाइम के लिए। केमिकल स्पेस में रादर इस क्वार्टर की किसी भी कंपनी के नंबर में बहुत कोई बड़ा फेरबदल नहीं आया, बहुत बड़ा कोई फायरवर्क नहीं हुआ है, इसीलिए ये सेक्टर बहुत लाइमलाइट में इस बार नहीं था। लेकिन हाँ, एक रिपोर्ट अभी रिसेंटली आई थी जिन्होंने मेटल स्पेस से एग्जिट करा के
केमिकल स्पेस के अंदर एंट्री करवाई थी और ये बोला था केमिकल के प्राइसेस तेज हो रहे हैं, तो शायद उसका इम्पैक्ट इस क्वार्टर के नंबर्स में आए, जो आने वाला क्वार्टर होगा उसके अंदर आए। तो आप अगर समय दे सकते हैं तो आप ज़रूर बने रहिए, लेकिन छोटी अवधि में कुछ भी कहना इसके बारे में मुश्किल है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवालों को लेते हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग, पांडे साहब, इंडिया बुल्स हाउसिंग पर किसी ब्रोकरेज ने भी व्यू रखा था अपना, मैं भूल रहा हूँ, लेकिन इंडिया बुल्स हाउसिंग के बारे में ये आप समझ लीजिए, अगर एनबीएफसी स्पेस में आप जाना चाहते हैं तो आपके पास मीडियम टू लॉन्ग टर्म हमेशा अच्छे विकल्प रहेंगे। मिसाल के तौर पे पीएनबी हाउसिंग, एचडीएफसी, ये दोनों अच्छे हैं। गौरांक्षा पीएनबी हाउसिंग पे अक्सर अपनी पैरवी दे चुके हैं। एलआईसी हाउसिंग भी ठीक ठाक है। कैनफिन होम ठीक ठाक कंपनी है। इंडिया बुल्स हाउसिंग को इसलिए स्किप कर रहे हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ रहे हैं पीछे भी, इनकी कंपनी की इंडिविजुअल न्यूज़ फ्लोज हैं उसको लेकर। तो अगर आप लंबी अवधि के लिए सोच रहे हैं तो ये ज़्यादा बेहतर विकल्प है, ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है जिनको आप तलाश सकते हैं। इंस्टेड आप छोटी अवधि में अगर ट्रेड कर रहे हैं तो बात अलग है कि बहुत ज़्यादा वोलेटाइल शेयर रहता है और कभी भी इसमें किसी तरह का मूव आता है, तो अकॉर्डिंगली आप इसमें ट्रेड करिए। बहुत वोलेटाइल है और बहुत ज़्यादा ट्रेडर फैंसी स्टॉक है, तो अकॉर्डिंगली आप इसमें कॉल लीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। M&M को लेकर एक रिपोर्ट शर्मा साहब आई थी, आज तो इनफैक्ट नंबर भी आया M&M के, M&M और MVNL के, लेकिन अभी कुछ कहना मुश्किल है क्योंकि आज ही नंबर आए हैं। अभी तो कॉल होंगी, एनालिस्ट कॉल्स होंगी, उसके बाद ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स आएंगी, तो आप सोमवार तक का इंतजार कर लें। एटलीस्ट सोमवार की सुबह आपको M&M पे रिपोर्ट्स मिलेंगी ही और उसके बाद आप रणनीति बनाएं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन हाँ, मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म इनमें बढ़िया ट्रिगर्स, मानसून तो रहेंगी। लास्ट क्वार्टर के नंबर में अनुमान भी था कि एसयूवी के नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग आएंगे और इनके पास सप्लाई का कंस्ट्रेंट था। गाड़ियों के वेरिएशन अच्छे हैं कंपनी के और ऑब्वियसली बात है ट्रैक्टर स्पेस अच्छा करेगा ही। आज स्कॉट भी इस चक्कर में चला था ट्रैक्टर डिवीज़न को देख के इनके, तो आप वेट कर लें एक बारी मंडे तक के लिए, मंडे को नंबर्स आ जाएँ या रिपोर्ट्स आ जाएँ और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कॉल लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, रिलायंस इंफ्रा, राकेश कुमार साहब, रिलायंस इंफ्रा में अपर सर्किट था कल और आज सुबह खुला भी तेज, नया 52 वीक्स हाई बनाया और उसके बाद फिर लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई पड़ा। शुक्रवार यानी आज इसके नंबर हैं और ये अनुमान था कि ये टर्न अराउंड देगा रिलायंस पावर की तर्ज पर। उसी खबर पर इसमें आज तेज़ी देखी गई है हाल फिलहाल में। आज एक समय ऐसा भी आया था कि लोअर सर्किट खुल के कुछ कामकाज भी हुआ था, लेकिन दोबारा लोअर सर्किट लग गया। थोड़ा वोलेटाइल स्टॉक है, थोड़ा कोई ब्रोकरेज हाउस अभी तक कवर नहीं करते हैं और कोई भी कंपनी में टर्न अराउंड तभी रिफ्लेक्ट होता है जब आप 2 से 3 क्वार्टर तक उसके कंसिस्टेंट नंबर देख लेते हैं। तो पहले आप कंसिस्टेंसी देख लीजिए नंबर्स में, उसके बाद में टर्न अराउंड को वैलिडेट करिएगा। फिलहाल के लिए सिचुएशन वही है कि डेट बहुत है और नंबर्स अब तक क्लियर नहीं है। तो एक बार नंबर क्लियर हो जाए उसके बाद आप पिक्चर अपने ध्यान से बना सकते हैं। अच्छा, धीरज जेठवानी साहब का बड़ा लॉजिकल सवाल है, म्यूचुअल फंड से निकलकर एचडीएफसी बैंक में आ जाएं क्या? जेठवानी साहब, दोनों अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट हैं। आप एचडीएफसी बैंक अच्छा स्टॉक है, कोई दो राय नहीं है इसमें, बहुत ही अच्छी ग्रुप की, बहुत अच्छी पेडिग्री का, देश का सबसे बड़ा बैंक है मार्केट कैप के लिहाज से, तो पहली चीज़ तो ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें जाने के लिए। लेकिन म्यूचुअल फंड से निकलना क्यों? आपको अच्छा रिटर्न अगर वहाँ मिल रहा है तो वहाँ ही बने रहिए, डाइवर्सिफाई कर दीजिए, कुछ म्यूचुअल फंड रखिए, कुछ एचडीएफसी बैंक ले लीजिए। ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप एसआईपी फॉर्म शुरू कर दीजिए शेयरों में भी, हर महीने एचडीएफसी बैंक के भी कुछ शेयर लिए और हर महीने म्यूचुअल फंड भी लेते रहिए, तो उससे आपका पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई वे में बना रहेगा और आपके पास ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अच्छी क्वांटिटी में स्टॉक्स भी हो जाएंगे। दोनों का अपना अपना बेनिफिट है और क्योंकि खाली म्यूचुअल फंड सिर्फ एचडीएफसी में ही पैसा नहीं डालता, और भी बहुत सारे शेयर होते हैं, तो कभी एचडीएफसी बैंक अगर टूटेगा भी तो एटलीस्ट म्यूचुअल फंड उसे बफर दे देगा, और अगर म्यूचुअल फंड कभी ख़राब परफॉर्म करेगा तो एचडीएफसी बैंक उसे ग्रोथ देगा। तो दोनों तरह से आप उसे ब्लेंड कर सकते हैं, गोल्ड ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, कुछ और डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स एशियन पेंट्स, एचयूएल जैसे ले सकते हैं। तो आप उनको इस तरह का एक रणनीति बनाइए, वो ज़्यादा बेहतर सिस्टम आपके लिए बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। हमारे पास जो अगला सवाल आया है, रिलायंस इंफ्रा पे हम बात कर चुके, यस बैंक पे बात कर चुके। विप्रो, अक्षय जी, विप्रो के केस में विप्रो ऑल टाइम हाइज पर ही पहुंच चुका है। पहली चीज़ तो इसमें अब इतनी बड़ी तेज़ी इसमें देखी जा चुकी है। वेल्थ क्रिएटर रहा है, कभी इस कंपनी की पुरानी हिस्ट्री के बारे में पढ़िएगा, अमलनेर गांव के बारे में पढ़िएगा, कैसे ऑयल से आईटी के अंदर एंटर कर गए वो पढ़िएगा। लेकिन इतने सारे कारोबार के बीच में अभी भी इस कंपनी में ग्रोथ स्टोरी खत्म नहीं हुई है। नए मैनेजमेंट जो है उन्होंने बहुत स्ट्रांगली कंपनी को होल्ड किया और नंबर्स बहुत अच्छे दिए हैं।
2-3 क्वार्टर के पिछले, तो बने रहने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बशर्ते आपका नज़रिया ठीक ठाक लंबी अवधि का ही होना चाहिए। अच्छा, एस्कॉर्ट्स में 1184 की बाइंग है। प्रमोद साहब, एस्कॉर्ट्स के लिए 2 ट्रिगर हैं। पहला तो मॉनसून, ऑब्वियसली इनका बड़ा ट्रिगर होगा क्योंकि एग्रीकल्चर से ही जुड़ा हुआ कारोबार है। दूसरा, इनके लिए जो इनकी नई रेंज है, कुबोटा रेंज, वो भी बहुत क्रूशियल है क्योंकि कुबोटा नई मैनेजमेंट है, उसने नई प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हैं। तीसरी एक खबर बाजार में बार बार चलती है कि कुबोटा इनके लिए एक और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ले सकता है और शायद और स्टेक बढ़ा सकता है एस्कॉर्ट्स में। अभी तक ये खबर कहीं कंफर्म नहीं है, लेकिन खबरें आती रहती हैं इससे जुड़ी। अगर ऐसा कुछ होता है और कुबोटा और स्टेक लेता है तो शायद री रेटिंग होगी। नज़रिया लंबी अवधि का होना चाहिए तो बेटर है। छोटी अवधि में तो यहाँ पे मीडियम टर्म गेंस चलते रहेंगे क्योंकि डेरिवेटिव का शेयर है, तो ऑब्वियस ही बात है ऊपर जाएगा तो शॉर्ट भी हो सकते हैं। तो आप सिचुएशन अकॉर्डिंगली यहाँ पे लेते रहिएगा। पीवीआर को लेकर हल्दर साहब थोड़ा थोड़ा अनलॉक हो रहा है, तो क्रूशियल है अब अनलॉक का कैसे फेज़ होता है। दिल्ली में भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी खुलने की बातचीत हो रही है 1 जून से, बॉम्बे में भी 6 जून से खुलने की बातचीत है। थोड़ा बहुत ढिलाई होगी, लेकिन ढिलाई के पहले चरण में तो एटलीस्ट पीवीआर नहीं आएगा। थोड़ा कारोबार सुधरेगा, अनलॉक सिचुएशन होगी तो सिचुएशन बेटर होगी। अब तक तो ज़ीरो रेवेन्यू है, डेट ज़्यादा है, तो लॉस भी होगा ही। तो कुछ भी कहना मुश्किल है। नंबर्स के लिहाज से कंसिस्टेंटली नंबर्स बेटर नहीं होंगे सो फार अगले 1-2 क्वार्टर तक तो। लेकिन ये ज़रूर है कि जिस दिन सब कुछ खुला और सब कुछ सिचुएशन नॉर्मलाइज हुई और वो अगला साल भी अगर हुआ तो आप लॉस से प्रॉफिट देखेंगे, तो वो सिचुएशन कुछ और ही होगी स्टॉक के लिए। तो अगर पेशेंस रख सकते हैं तो आप इसमें एंटर करें, अदरवाइज आप अपनी रणनीति अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। आईटीसी, उमेश शर्मा साहब, इसके नंबर आने वाले हैं जून को, तो आप पहले तो नंबर देखें। दूसरा, अगर पेशेंस है तो बने रहें, पेशेंस नहीं है तो ये स्टॉक आपके लिए नहीं है। बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए इसके लिए। बीते 20 सालों में, 20 ही हुए 2004 से आज तक, करीब 16-17 सालों में से 2 बोनस देके रिवॉर्ड तो किया है, लेकिन 16-17 साल लगे हैं। तो उतना टाइम अगर आप दे सकते हैं, डेडिकेशन है, तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इतना डेडिकेशन नहीं है, छोटी अवधि में आपका पेशेंस जवाब दे देता है, तो आपके लिए शेयर नहीं है। आप दूसरे एफएमसीजी स्टॉक्स को देख सकते हैं। आईटीसी पे हम बातचीत कर चुके हैं, अजहर साहब को हमने जवाब दे दिया। आगे बढ़ते हैं। सदर्न पेट्रो, स्पिक की अगर आप बात कर रहे हैं ऋषभ साहब, स्पिक तमिलनाडु पेट्रो, स्पिक को बहुत पहले ट्रैक करता था जब ये 15-16 रुपए के दाम पर होता था। ये तमिलनाडु पेट्रो में कुछ स्टेक भी ओन करता है और पुरानी साउथ के जो प्रचलित लोग हैं उनमें इनकी होल्डिंग, मुथैया ग्रुप है शायद जहाँ, जो इनकी प्रमोटर है। खैर, इनकी क्रॉस होल्डिंग अच्छी है, वैल्यू भी ठीक है इस कंपनी में, लेकिन अब ये स्टॉक थोड़ा चला हुआ है। उस ज़माने में तो ठीक ठाक वैल्यू होती थी, अब तो ये बहुत भागा हुआ शेयर है। और आजकल पेट्रो केमिकल स्पेस में तेज़ी भी है। तमिलनाडु पेट्रो देखिए आप, पनामा पेट्रो देखिए आप, इसके नंबर भी आने वाले हैं मंडे को। लेकिन फ़िलहाल के लिए स्पिक में मोमेंटम बेस्ड स्टॉक है, बहुत लंबी अवधि के लिए तो नहीं, लेकिन हाँ मोमेंटम को प्ले करने के लिए आप ज़रूर इसमें रह सकते हैं। मोमेंटम के बाहर आप इसमें अवॉइड कर सकते हैं। यूपीएल में हम बात कर चुके हैं, स्पिक पे हमने बात कर ली। रिलायंस पावर में शिवराम जी, टर्न अराउंड की सिचुएशन बनी तो है, 2-3 क्वार्टर के नंबर देखिए, अगर कंसिस्टेंटली नंबर बेटर होते हैं तो आप ज़रूर बने रहिए। फिलहाल के लिए तो लोअर सर्किट था आज तो कुछ भी कहना मुश्किल है। जब तक इसकी सिचुएशन कंप्लीट टर्न अराउंड में नहीं आएगी तब तक ये ऐसी वोलेटाइल स्टॉक रहेगा, अपर सर्किट और लोअर सर्किट टाइप घूमता रहेगा। तो आप देख लीजिए पहले सिचुएशन कैसे बनती है, नंबर्स को देखकर, उसके बाद ही कोई कॉल लीजिएगा। और निशा जी का सवाल है स्नोमैन लॉजिस्टिक पे, 1000 शेयर 65 रुपये के दाम पे। निशा जी, लॉजिस्टिक स्पेस में तेज़ी तो आई थी, कंटेनर की शॉर्टेज की बातचीत है बाजार में जिसकी वजह से तेज़ी आई थी। नवकार कॉप, गति, ये सब में ही कुछ खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी थी। तो आपको लॉस है, अगर आप थोड़ा सा भी समय दे सकते हैं तो वेट कर लीजिए, क्योंकि ये मोमेंटम बेस्ड स्टॉक है। जैसे ही मोमेंटम आएगा एक साथ पूरे सेक्टर में आ जाएगा, चल जाएंगे सेक्टर। तो इतनी जल्दी डिसाइडेड मत होइए, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि बहुत बड़ी तेज़ी यहाँ उम्मीद ना रखें। आपको मुनाफा मिलता जाता है तो आप लेकर निकलती चलें, वही ज़्यादा बेहतर रहेगा। मतलब एटलीस्ट रीजनेबल प्रॉफिट आए, आप निकल जाइए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस सेक्टर की सबसे अच्छी कंपनी जो है वो है ब्लू डार्ट। वो मल्टीनेशनल कंपनी है, DHL इसके प्रमोटर हैं, डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। वो बात अलग, बीच में लॉस में था, लेकिन आप कभी खुद भी अगर आप एनालाइज करेंगे तो आपको जो भी कुरियर, जो भी फ्लिपकार्ट, अमेजन से सामान आता है वो ब्लू डार्ट के थ्रू ही आता है। तो इस तरह की एक स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर ओन करते हैं। आप पढ़िएगा कभी इसके बारे में, इनकी कैसे दुनिया भर में जैगवार का जो कुरियर होता है वो भी DHL करता है, या फार्मूला 1 कार्स का जो कुरियर होता है वो भी DHL करता है। बहुत स्ट्रॉन्ग पेरेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी। तो DHL प्रमोटेड
ब्लू डार्ट को आप देखिए, इसको आप मोमेंटम बेस के तौर पे ही देख सकती हैं। अच्छा ऋषभ साहब, मैं टेक्निकल ब्रेकआउट्स को ट्रैक नहीं करता, मैं फंडामेंटल ट्रैक करता हूं, तो उस हिसाब से आप वी गार्ड को होल्ड कर सकते हैं क्योंकि नंबर्स को ट्रैक कर रहा है। मिथुन चितिल्ला पिल्ली साहब कंपनी के मालिक हैं और अच्छी कंपनी है। उनके फादर ने कंपनी शुरू की थी केरला बेस्ड, और केरला में मानसून का आगाज़ हो ही गया है। तो अब जैसे जैसे 1 तारीख को मतलब हो जाएगा, तो जैसे जैसे मानसून पिकअप करेगा, डिमांड स्ट्रांग होगी, इनकम बढ़ेगी वहाँ के लोगों की, और सामान बिकेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि केरला बेस्ड कंपनी ज़्यादा बेनिफिशियरी होंगी। और दूसरा, अगर केरला में अनलॉक होता है तो इनका एक पार्क भी है जो अलग से लिस्टेड है, उस पर भी इम्पैक्ट आएगा। तो आप इसको ऐसे देखिए। और रही बात लाओपाला की, तो लाओपाला सेरामिक बिजनेस के अंदर है, बर्तन एंड ऑल बनाते हैं, ठीक ठाक कंपनी है। जैसे है हॉकिंस के अच्छे नंबर आए, टीटीके के अच्छे नंबर आए, तो बाजार ने इसको भी डिस्काउंट करना शुरू कर दिया है। तो आप मीडियम टर्म के लिए दोनों को देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए वी गार्ड फिर भी बेटर है, लेकिन लाओपाला को आप क्योंकि लो इक्विटी है तो शायद चल भी जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। चले फिलहाल अब इतने ही सवालों को मैं शामिल कर पाऊंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज मैं बातचीत नहीं कर पाया, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे बातचीत की। आप सबको पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं बाजार के नए हाइस पर, और हैप्पी वीकेंड भी। अगले हफ्ते मंडे को आपसे यहीं पर ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।